एक 7 साल का यतीम बच्चा जिस पर उसके चाचा और चाची ने जुल्म ओ सितम की हद कर दी। वो बच्चा जो सिर्फ मोहब्बत का तलबगार था, उसे सिर्फ तानों और मार का सामना करना पड़ा। आखिरकार वो तंग आकर अपना घर छोड़कर जंगल में जा बसा। लेकिन फिर वहां ऐसी हैरत अंगेज बात हुई कि अल्लाह ताला ने एक बकरी के जरिए उसे महल का मालिक और बादशाह बना दिया। ये कहानी बहुत सबक आमोज है, सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक छोटा सा गांव था, दरख्तों की छांव में छुपी हुई मिट्टी की कच्ची गलियां और हर तरफ कुदरती सादगी बिखरी हुई थी। उस गांव में राजू नाम का एक 5 साल का यतीम बच्चा रहता था। राजू एक छोटे से मिट्टी के घर में अपनी बूढ़ी दादी, चाचा और चाची के साथ रहता था। उसके माँ बाप का इंतकाल 2 साल पहले एक हादसे में हो गया था। उस दिन के बाद से राजू का नन्हा सा दिल, जो पहले खिलौनों और माँ की लोरियों में खुश था, दर्द और खामोशी का मस्कन बन गया था। राजू की जिंदगी में मोहब्बत एक अजनबी सा लफ्ज बन चुकी थी। उसके चाचा, चाची और दादी का रवैया उसके साथ कभी भी हमदर्दाना न था। गांव में राजू के कजिन्स स्कूल जाते, बस्ते लटकाए, साफ सुथरे कपड़े पहने, हंसते खेलते, मगर राजू, उसकी जिंदगी बस काम, तानों और सजाओं का एक लंबा सिलसिला थी। घर के कामों में उसे सुबह से शाम करनी पड़ती। 5 साल की उम्र में उसके नन्हे हाथों में खिलौनों के बजाय झाड़ू, पानी के डोल और चारे की बोरियां थीं। न कोई नरमी, न प्यार, सिर्फ सिसकियां और खामोश आंसू। आज भी एक आम दिन की तरह सुबह हो चुकी थी। परिंदे चहक रहे थे, सूरज निकल आया था, लेकिन राजू के आंगन में फिर से नफरत और चीख पुकार की गूंज थी। चाची नसरीन बेगम की तेज आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। अरे राजू, कहां मर गया है तू? तुझे सुबह ही कहा था भैंसों को चारा डाल, लेकिन तुझसे तो एक काम भी ढंग से नहीं होता। राजू सहमे हुए कदमों से अंदर आया, आंखें नीची थीं, कपड़े मिट्टी से अटे हुए। चाची, मैं पानी भरने गया था। अभी जुमला पूरा भी ना हुआ था कि नसरीन बेगम के गुस्से से भरे हाथ का जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। राजू लड़खड़ाता हुआ जमीन पर औंधे मुंह गिर गया। उसकी नन्ही नाक से खून बहने लगा, पर किसी को कोई परवाह न थी। चाची ने गुस्से में कहा, अब मुंह क्या देख रहा है? जा के पहले भैंसों को चारा डाल, न नखरे कर, न रोना। राजू ने आहिस्ता से जमीन पर हाथ रखकर खुद को संभाला। आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर उसने आह भी न की। दिल में सिर्फ मां की आवाज गूंज रही थी, जो अब कभी सुनाई न देती थी। चुपचाप, सूजे हुए चेहरे और लरजते कदमों के साथ वो भैंसों के बाड़े की तरफ बढ़ गया। ये सब उसके लिए कुछ नया नहीं था। माँ बाप के गुजर जाने के बाद ये सुलूक, ये ठोकरें, यही सब उसकी किस्मत का हिस्सा बन चुकी थी। रात का सन्नाटा आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव पर छा चुका था। हर घर में चिराग बुझ चुके थे। लोग खाना खाकर अपने बिस्तरों में दुबक चुके थे। लेकिन राजू, वो अकेला, सर्द, काले, अंधेरे नुमा एक छोटे से कमरे में बैठा था, जिसे कमरा कहना भी किसी नेमत का जिक्र लगता था। सामने एक पुरानी मिट्टी से आलूदा थाली में एक सूखी रोटी रखी थी। राजू टकटक की बांधे उसे देख रहा था। पेट की भूख तो कब की तेज हो चुकी थी, लेकिन दिल की भूख उससे कहीं गहरी थी। माँ की शफकत, बाप की बाहों का सहारा, वो सब जो एक बच्चा खोने का सोच भी नहीं सकता। उसकी आंखें भीगी थीं। उसके दिल और दिमाग में वो मंजर घूमने लगा जब माँ उसे अपने हाथ से खाना खिलाती थी, गोद में बिठाकर हर निवाले के साथ प्यार की मिठास देती थी। बेटा, रोटी के साथ थोड़ा दूध भी पी ले, देख तो कितना कमजोर हो गया है। ये आवाजें, ये लम्ज, ये ख्याल राजू के दिल को चीर कर रख गए। मगर अब सिर्फ एक सूखी रोटी थी, एक ठंडा कमरा, और वो खुद अकेला, सहमा हुआ। खामोशी से वो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े मुंह में रखता रहा। आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन वो रुका नहीं, जैसे आंसू बहाना भी अब उसकी आदत बन चुकी हो। रोटी खत्म हुई तो वो कोने में बिछे बोसीदा बिस्तर पर लेट गया। जिस्म थका हुआ था और दिल दुखों से भरा हुआ। आंखें बंद होने लगीं, लेकिन दिल जानता था सुबह फिर वही है, वही काम, वही तजलील, वही जिंदगी। अगली सुबह सूरज ने अभी धुंध से आंखें खोलनी शुरू की थी कि राजू की आंख खुल गई। बगैर किसी आवाज या सहारे के वो उठा और वही दिन के मामलात दोबारा शुरू हो गए। भैंसों को पानी देना, चारा काटना, खेतों में पानी लगाना और घर वालों की झड़कियां बर्दाश्त करना। जब वो दूसरे हम उम्र बच्चों को खेलता, हंसता
स्कूल जाता देखता तो उसके दिल में एक शदीद ख्वाहिश मचलती, काश मैं भी खेल सकता, काश मेरी जिंदगी में भी हंसी होती। लेकिन फौरन ही वो ख्वाब टूट जाता, क्योंकि उसे मालूम था ये सब उसके लिए नहीं था। आज भी राजू ने हमेशा की तरह दिन का आगाज भैंसों को चारा डालकर किया। खामोशी से वो चारा कटिया, पानी भरा और सब कुछ वैसे ही किया जैसे हर दिन करता आया था। जब वो थके कदमों के साथ घर के सहन में आया तो फिजा में कुछ अजीब सी तपिश महसूस हुई। चाची नसरीन की आवाज फिजा को चीरती हुई गूंज रही थी, हरामखोर, चोर, कहां है राजू? दादी का चेहरा भी गुस्से से तमता रहा था। राजू को देखते ही नसरीन बेगम ने लपक कर 2 जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारे। राजू लड़खड़ा गया, आंखों में हैरानी और दर्द भर आया। क्या हुआ चाची? वो लरजती आवाज में बोला। नसरीन बेगम ने गिरेबान से पकड़कर झंझोड़ा, अभी भी मासूम बनेगा? बता, पैसे कहां छुपाए तूने? कल तेरे चाचू फसल बेचकर जो पैसे लाए थे कहां गए? बता, चोर, चोर की औलाद। इल्जामों का तूफान राजू के वजूद को नोचने लगा। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। मुझे नहीं मालूम चाची, मैंने कुछ नहीं किया, उसने बहते आंसुओं के साथ कहा, मगर उसकी सुनने वाला कोई न था। उसी लम्हे चाचा फराज भी आ गया। नसरीन और फराज दोनों ने मिलकर बगैर किसी सबूत, बगैर किसी रहम के राजू पर लातों, घूंसों, थप्पड़ों की बारिश कर दी। वो छोटा सा दुबला पतला सा बच्चा जो 2 साल से हर जुल्म चुपचाप सहता आया था, आज भी बेबसी की मूरत बना सब कुछ सहता रहा। दादी जो कभी उसे गोद में सुलाती थीं, अब एक बेहिस सुतून की तरह चुपचाप खड़ी सब कुछ देख रही थी। न आंख में नरमी, न जबान पर शिफा आता, सिर्फ खामोशी, जैसे दिल भी पत्थर हो चुका हो। राजू रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, मगर उसकी किसी ने न सुनी। आखिरकार उसे घसीटकर उसी अंधेरे कमरे में फेंक दिया गया, जिसकी दीवारों पर उसके आंसुओं का रंग नक्श हो चुका था। जिस्म जख्मों से चूर था, आंखें आंसुओं से लबरेज, और दिल एक बार फिर टूटा हुआ। मगर आज कुछ बदला था। आज उसके आंसू सिर्फ बेबसी के न थे। आज उसके दिल में एक फैसला पैदा हो चुका था कि अब बस, अब वो ये जुल्म और सितम मजीद नहीं सहेगा। अगली सुबह जब सूरज की पहली सुनहरी किरण गांव की छतों पर पड़ी, राजू चुपचाप किसी साए की तरह अपने छोटे से घर से निकल आया। न किसी को जगाया, न किसी से कुछ कहा, बस निकल पड़ा। उसे यह भी इल्म न था कि वो जा कहां रहा है, लेकिन दिल के किसी कोने में बस एक ही ख्याल था, यहां से बहुत दूर जाना है, जितना हो सके दूर। रास्ते खामोश थे, जमीन पर शबनम की नमी थी और हवा में हल्की सी सर्दी। रास्ते में कभी खुश्क जमीन आई, कभी कांटेदार झाड़ियां और कभी खुले मैदान। छोटे छोटे कदम बढ़ते गए, यहां तक कि एक घने जंगल में जा पहुंचा। थकन से चूर वो एक बड़े दरख्त के साए तले बैठ गया। सांस फूला हुआ था, हलक प्यास से सूख चुका था। आंखें बंद करते ही सारा माजी जैसे पलकों के पीछे से गुजरने लगा। मां की आघोश, दादी की बेरहमी, चाची का थप्पड़, चाचू की मार, सब कुछ। नजरें इधर उधर पानी की तलाश में दौड़ी तो दूर एक छोटी सी नहर नजर आई। भागते कदमों से वो वहां पहुंचा, घुटनों के बल बैठा और हाथों से पानी भरकर पीने लगा। ठंडे पानी ने जैसे रूह में थोड़ी जान डाल दी। उसी वक्त उसकी नजर नहर के किनारे एक छोटी सी पुरानी झोंपड़ी पर पड़ी। तजस्सुस के मारे वो आहिस्ता आहिस्ता उस झोंपड़ी की तरफ बढ़ा। जब अंदर कदम रखा तो देखा कि एक बूढ़ी नहाफ सी औरत चारपाई पर लेटी है और एक बकरी भी एक कोने में बंधी है। बूढ़ी औरत ने कमजोर सी आवाज में पूछा, बेटा तुम कौन हो? इस जंगल में कैसे आ निकले? राजू ने सर झुकाकर कहा, मैं यतीम हूं अम्मा, मेरा कोई नहीं रहा, भटकते भटकते यहां तक आ गया हूं। बूढ़ी औरत चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई। तो फिर अब मेरे साथ ही रह जाना बेटा, मैं यहां अकेली हूं, बस ये बकरी है मेरा सहारा। राजू की आंखें नम हो गईं। उसने पहले बकरी को देखा, फिर उस मोहब्बत भरी आंखों वाली औरत को, और खामोशी से नजरें झुका लीं। शायद उसे अल्फाज नहीं मिल रहे थे, शायद इतने दिनों बाद मोहब्बत का लम्स उसे सहमाए जा रहा था, मगर दिल में एक नरमी उतर आई थी। किसी ने उसे कबूल किया था, किसी ने बगैर सवाल के सिर्फ इंसान समझकर पनाह दी थी। राजू खामोशी से एक कोने में बैठ गया।
और दिल ही दिल में उस अजनबी माँ जैसी औरत का शुक्रगुजार हो गया। दिन गुजरते गए और फिर महीने। राजू अब बूढ़ी अम्मा के साथ उस झोपड़ी में रहता था जो एक छोटे से सब्ज जंगल में नहर के किनारे आबाद थी। वो जंगली बेर, आम और फल खाता, बकरी का दूध पीता, सूरज के साथ जागता और शाम की ठंडी हवा में बैठकर अम्मा की बातें सुनता। एक दिन राजू ने देखा कि अम्मा जब बकरी का दूध निकालती हैं तो आधा दूध एक मिट्टी के प्याले में डालकर झोंपड़ी से थोड़ा दूर रखाती हैं। उसे ये रोज का मामूल लगा। बिलाखिर एक दिन उसने पूछ ही लिया, अम्मा, आप ये आधा दूध हर दिन झोंपड़ी से बाहर क्यों रखाती हैं? बूढ़ी अम्मा ने शफकत भरी मुस्कुराहट से कहा, बेटा, याद रखो, इस रिज़्क़ में सिर्फ हमारा हिस्सा नहीं, अल्लाह की दूसरी मखलूकों का भी हक़ होता है। शायद इस जंगल में कोई प्यासा जानवर, परिंदा या भूखा हो, अगर वो ये दूध पी ले तो हमें दुआएं देगा, और रब की मखलूकन की दुआएं बहुत कीमती होती हैं। हमें हमेशा अपना थोड़ा हिस्सा दूसरों के लिए निकाल देना चाहिए। ये बात राजू के दिल में जैसे कुंदा हो गई। उसके बाद जब भी वो दूध निकालता तो वही अमल दोहराता, आधा दूध खुद के लिए और आधा रब की मखलूका के लिए। कभी कभी सुबह के वक्त वो देखता कि प्याला खाली हो चुका है। कभी बकरी आम, कभी लोमड़ी आम, कभी जंगली बिल्ली आम और कभी परिंदे, और उसके दिल में सुकून की एक लहर दौड़ जाती। चंद साल यूं ही गुजर गए। राजू बड़ा हो गया, जिस्मानी तौर पर भी और सोच में भी। अब वो समझदार हो चुका था। दिल नरम, अक्ल पुख्ता और तबीयत आजिज। उसकी जिंदगी सादा मगर सुकून से भरपूर थी। दूसरी तरफ चाचा फराज और चाची नसरीन की जिंदगी में से राजू मुकम्मल गायब हो चुका था। कुछ महीने तो उन्होंने उसे तलाश किया, मगर जब कहीं से कुछ न मिला तो उन्होंने शाने झाड़ दिए। असल में उन्हें राजू से मोहब्बत न थी, उन्हें सिर्फ उसकी विरासत से मतलब था। जो जमीन राजू के नाम थी उस पर राजू का अंगूठा लगाना जरूरी था, और वो अब कहीं नहीं था। अब जमीन से भी ज्यादा फायदा ना हो रहा था। फसलें वो पैदावार न दे रही थीं जो पहले देती थीं। कारोबार पहले ही डूब चुका था, अब सिर्फ एक छोटी सी दुकान रह गई थी जिससे बामुश्किल गुजारा हो रहा था। वक्त ने पलटा खाया था, मगर राजू इस सब से बेखबर एक नई दुनिया में जीता रहा, जहां कोई तमा न थी, कोई जुल्म न था, सिर्फ फितरत, सच्चाई और एक खामोश सी मोहब्बत थी। एक रोज हसब ए मामूल राजू ने बकरी का दूध निकाला, आधा अपने लिए रखा और आधा प्याले में डालकर झोंपड़ी से कुछ फासले पर एक नरम घास वाली जगह पर रख आया, जहां रोज वो प्याला रखता था, रब की मखलूक के लिए। शाम ढल चुकी थी, आसमान पर नारंगी रोशनी का गुबार था और हवा में एक खास सी खामोशी थी। बूढ़ी अम्मा ने आहिस्तगी से कहा, आज का दूध बहुत मीठा लगा, अल्लाह का शुक्र है। दोनों ने दूध पिया और मुख्तसर सी दुआ पढ़कर सो गए, बेखबर कि अगली सुबह उनकी तकदीर एक नाकाबिल यकीन मोड़ लेने वाली है। सुबह सूरज की पहली किरण नहर के पानी पर पड़ी तो चमक कुछ खास थी। हल्की ठंडक और दरख्तों से पड़ती रोशनी ने माहौल को जगा दिया था। राजू हमेशा की तरह जल्दी जागा और झोंपड़ी से बाहर आया। वो प्याले की तरफ बढ़ा जैसे हर दिन बढ़ता था, मगर आज मंजर कुछ और था। उसकी नजरें यकायक ठिठक गईं। प्याले के पास एक छोटा सा मगर निहायत चमकदार लाल रंग का हीरा रखा था, ऐसा चमकता हुआ कि धूप की किरण जैसे उस पर नाच रही हो। राजू की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने आसमान का एक टुकड़ा जमीन पर रख दिया हो। ये क्या है? उसके लबों से बेइख्तियार निकला। उसने कांपते हाथों से हीरा उठाया और दीवानावार झोंपड़ी की तरफ दौड़ा। अम्मा, अम्मा, जल्दी देखें, वो पुकारा। बूढ़ी अम्मा हड़बड़ाकर उठ बैठी। राजू ने हीरा उनके झुर्रियों भरे हाथों में रखा। ये आज सुबह प्याले के पास रखा हुआ मिला, किसी ने वहां रखा है। बूढ़ी अम्मा ने हीरा देखा तो हैरत से उनकी आंखें खुली रह गईं। उन्होंने एक लम्हे के लिए राजू को देखा और फिर आसमान की तरफ। बेटा, उनकी आवाज में लर्जिश थी, ये तुम्हारी आने की बरकत है। ये कोई मामूली हीरा नहीं है। सुना है एक खास किस्म का सांप होता है जो जब किसी से खुश होता है तो ऐसा लाल हीरा छोड़ता है। वो तुम्हारे लिए ये छोड़ गया है क्योंकि तुमने उसे भूखे में सैराब किया। राजू के चेहरे पर हैरत से खुशी की चमक छा गई। ये हीरा सिर्फ दौलत नहीं था, ये एक दुआ का इनाम था। उन्होंने शहर जाकर वो नायाब हीरा बेच दिया।
जो रकम मिली वो उनकी सोच से कई गुना ज्यादा थी। उसके बाद झोंपड़ी की जगह एक खूबसूरत महल बन गया, मगर गरूर वहां कभी ना आया, क्योंकि महल के दरवाजे पहले राजू के दिल में बने थे, अब ईंटों में। राजू और अम्मा ने सबसे पहले वहां एक लंगर खाना बनवाया। हर आने वाला मुसाफिर, गरीब, मजदूर, दरवेश या फकीर महल के दर पर खाना पाता, एहतराम पाता और दुआएं देता। राजू ने जंगल में जगह जगह जानवरों के लिए भी खुराक के बर्तन रखवाए, कभी बकरियों के लिए, कभी हिरणों के लिए और कभी परिंदों के लिए, क्योंकि उसने सीखा था अल्लाह की मखलूकन का हक हमारे रिज्क में शामिल होता है। चंद दिनों में यह खबर पूरे गांव, कस्बे और रियासत में फैल गई कि एक रहमदिल नौजवान अपनी बूढ़ी मां के साथ जंगल में महल बनाकर रहता है, जो हर मुसाफिर, गरीब और जानवर की मदद करता है। लोग कहते वो कोई मामूली शख्स नहीं, लगता है किसी रियासत का शहजादा है जिसे कुदरत ने बादशाह बना दिया। राजू अब जवान हो चुका था, लंबा, मतीन, आंखों में गहराई और दिल में आजिजी, मगर वो आज भी हर जरूरतमंद के लिए दरवाजे खुले रखता था। कोई साइल दर से खाली न जाता। और राजू ने कभी ख्वाब में भी न सोचा था कि जिस जिंदगी का आगाज भैंसों के बाड़े और सिसकियों से हुआ था, वो आज अल्लाह के करम, सब्र और मोहब्बत की बदौलत रहमतों के महल तक आ पहुंची है। दूसरी तरफ गांव में वही नसरीन बेगम और फराज, जिनके तेवर कभी आसमान छूते थे, आज जमीन पर आ चुके थे। न खाने को रोटी, न दिल में सुकून। उनका कारोबार खत्म हो चुका था और घर में फाके, दीवारों पर नक्शे गम बन चुके थे। जरीना बेगम, राजू की दादी, अब चारपाई से लगी थी। फालिज का हमला उनकी जबान छीन चुका था, मगर आंखों में बेबसी, नदामत और पछतावे का तूफान था। हर लम्हा उनकी आंखों से बहते आंसू शायद उस बच्चे से माफी मांग रहे थे जिस पर वो बरसों खामोशी से जुल्म देखती रही थी। एक दिन फराज गांव के बाहर एक पुराने दरख्त के नीचे सर पकड़े, आंखें बंद किए बैठा था। माजी की तेज हवाएं उसे घेरे हुई थीं। इतने में गांव का एक शख्स वहां से गुजरा, रुका और बोला, फराज, तुम इतने परेशान क्यों हो? फराज ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, क्या बताऊं भाई, घर में फाके हैं, कारोबार तबाह, कुछ समझ नहीं आता, कहां जाऊं, क्या करूं? वो शख्स कुछ लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, सुना है फलां जंगल में एक बहुत बड़ा महल है, वहां एक नौजवान शहजादा और उसकी मां रहते हैं, बेहद रहमदिल हैं। जो भी उनके दर पर आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। तुम वहां जाकर मदद मांगो, शायद तुम्हारी किस्मत का दरवाजा भी खुल जाए। ये सुनकर फराज के अंदर उम्मीद की हल्की सी लौ जल उठी, जिसमें माजी का गुरूर तो जल चुका था, मगर एक नई आजिजी ने जन्म लिया था। वो जरीना बेगम, नसरीन और बच्चों को साथ लेकर उसी जंगल की तरफ चल पड़ी जहां वो बेयार और मददगार राजू को छोड़ चुके थे। आज उसी की तलाश में, मदद की एक किरण की उम्मीद लिए वो जंगल के उस महल की तरफ बढ़ने लगे। उन्हें इल्म न था कि किस्मत के दरवाजे के उस पार कौन खड़ा होगा, और उनकी आंखें किसी ऐसी सूरत का सामना करने जा रही थीं जिसे वो माजी में सिर्फ हिकारत की नजर से देखा करते थे। जब फराज अपनी बीवी नसरीन, दादी जरीना बेगम और बच्चों के साथ उस पुरवकार महल के दरवाजे पर पहुंचा तो आंखें खैरा हो गईं। ऐसा महल, ऐसा जाह ओ जलाल, जैसे किसी शहजादे का ख्वाब हो जो हकीकत में उतर आया हो। महल का दरवाजा खुला, मेजबान ने इस्तकबाल किया और वो सब अंदर दाखिल हुए। सामने एक आलीशान कुर्सी पर, सर पर दस्तार और नफीस लिबास में मलबूस एक नौजवान बैठा था, जिसकी आंखों में रोशनी और चेहरे पर करामत की सी शफकत थी। नसरीन बेगम, फराज और जरीना बेगम झुके सर के साथ गुफ्तगू करने लगे। हुजूर, हम मुसाफिर हैं, हालात ने हमें बेबस कर दिया है। सुना है आपके दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। कुछ मदद करें, कुछ सुकून दे दें। उस नौजवान के दिल में एक लहर सी दौड़ गई। कुछ पल खामोशी रही, फिर वो कुर्सी से उठा, फराज की तरफ बढ़ा और उसे अपने सीने से लगा लिया। चचा, आप कैसे हैं? ये आवाज, ये लहजा, फराज की आंखों में हैरत उतर आई। वो पीछे हटा, उसे गौर से देखने लगा। नौजवान ने नरमी से कहा, चचा, मैं राजू हूं, वही राजू जिसे आपने उस मिट्टी के घर में भैंसों के चारे से बदल दिया था, वही राजू जो आपके दर से सूखी रोटी लेकर सोता था।
आज अल्लाह के करम से आपके सामने खड़ा हूं। एक लम्हे के लिए महल का हर गोशा साकित हो गया। नसरीन के हाथ कांपने लगे, जरीना बेगम की आंखों से आंसू बहने लगे, पछतावे के, शर्मिंदगी के और शायद एक माफी की तलाश के। महल के वसीया हाल में जब राजू ने खुद को उन सब के सामने जाहिर किया तो जैसे वक्त थम सा गया हो। फराज, नसरीन बेगम और जरीना बेगम सबके चेहरे आंसुओं से भीग गए। वो सब राजू के कदमों में गिर पड़े और शर्मिंदगी से माफी मांगने लगे। राजू ने फौरन फराज के हाथ पकड़कर उठाए, नरमी से कहा, चचा, आप मेरे बाप के बराबर हैं, मुझे शर्मिंदा ना करें। मेरे रब ने मुझे इतना कुछ दिया है कि मैं अपने सारे दुख भूल चुका हूं। एक सुकून की लहर पूरे महल में फैल गई। राजू ने उन्हें अपनी पूरी दास्तान सुनाई कि कैसे वो जंगल में एक झोंपड़ी तक पहुंचा, किस तरह एक बूढ़ी मां ने उसे पनाह दी और कैसे एक नादिदा मखलूक ने उसकी जिंदगी का रुख बदल दिया। अब वो सब एक साथ रहने लगे, मगर फराज और नसरीन ने सच्चे दिल से तौबा की, अपने गुनाहों पर आंसू बहाए और अल्लाह से माफी मांगी। याद रखो, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न होना। वो चाहे तो किसी यतीम बच्चे को जंगल से उठाकर महल का बादशाह बना दे और चाहे तो गरूर में डूबे इंसान को महल से निकालकर फांकों में डाल दे। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जरूर बताएं आपको कहानी कैसी लगी।